गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ कक्षा 12th और अर्थशास्त्र पार्ट 1। ये जो पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसके 2 पार्ट आएंगे। ये सैम्पल पेपर है कि इसी प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। बच्चों, पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्टिव हैं। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। और जो क्वेश्चन पेपर का जो भाग 2 है, पार्ट 2 है, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 1 मार्क्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल रेडी हो जाए। इस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से हमारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसमें ये जो अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न हैं ये होंगे आपके 5। वो देखो, जैसे अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दें, ये 2 मार्क्स का है। इसी तरह से गिफन वस्तुएं क्या हैं, उदाहरण दीजिए, ये भी 2 मार्क्स का है। और सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है, 2 मार्क्स है। इस प्रकार से हमारे देखो चौथा क्वेश्चन है, एकाधिकारी बाजार की 2 विशेषताएं बताइए और बचत खाता और चालू खाता में अंतर बताइए। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं, ये 2 मार्क्स के हैं। ये अब हम सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। इसके बाद है हमारा, जैसे छठा क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। ये सम दे रखा है, निम्न आंकड़ों की सहायता से कुल आय तथा सीमांत आय ज्ञात करें। यहाँ पर इकाइयाँ दे रखी हैं और ये औसत आय है। इसको भी हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट 7वां जो क्वेश्चन है वो है संतुलित कीमत क्या है, यह कैसे निर्धारित की जाती है। तो ये 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुद्रा के मुख्य कार्य बताइए, ये भी 3 मार्क्स का है। कुल मांग क्या है, इसके मुख्य घटक कौन से हैं, ये भी 3 मार्क्स का है। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, ये भी 3 मार्क्स का है। फिर हमारे आएंगे 5-5 नंबर के क्वेश्चन। देखो, जैसे मांग वक्र क्या है, 11वां जो क्वेश्चन आएगा, मांग वक्र क्या है, ये 2 नंबर हैं इसमें। और मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, इसमें इसके आ जाएंगे 3 मार्क्स, यानी कि टोटल हो गए हमारे 5। तो ये दिखा रखा है 2 + 3 5। नेक्स्ट इसी में एक अथवा आएगा या और करके, देखो मांग की कीमत लोच को मापने की आनुपातिक विधि की व्याख्या करें, ये 5 नंबर का है। और फिर 12वां क्वेश्चन हमारा होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि की व्याख्या करें। फिर इसका अथवा, यानी कि यहाँ पर चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस होगी आपकी, कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 11वें के 2 मिलेंगे, 12वें के 2 मिलेंगे, 13वें के भी 2 मिलेंगे। उनमें से आपने एक छांटना है, एक करना है। यहाँ पर सम दिया है, पूर्ति की लोच का है, ये भी हम आपको कराएंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय आय को मापने की वह विधि, ये 13वां क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। और इसके बाद है इसी का अथवा, यानी कि इसी क्वेश्चन का और करके बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हमने बताया और इसी को अब हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको अब हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। ये अब हम देखेंगे, देखो बोर्ड सैम्पल पेपर है, ये आपका पार्ट 1 है, इकोनॉमिक्स क्लास 12th। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन आया है हमारे पास, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दें। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दें। तो बच्चों, ये परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा दी थी रॉबिन्स ने। ये जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा थी ये रॉबिन्स ने दी थी। और ये कब दी थी, 1932 में दी थी। यहाँ पर केवल परिभाषा पूछी है इसलिए क्योंकि 2 मार्क्स का है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इतना ही लिखेंगे ताकि हमारे 2 मार्क्स अच्छे से आ जाए। देखो बच्चों, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अब हम परिभाषा बता रहे हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों अर्थात धन तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्लियर हो गया होगा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों, देखो जो हमारे साधन है वो सीमित हैं क्योंकि उनके अनेक प्रयोग होते हैं, विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों और उद्देश्यों से संबंध रखने वाले, देखो जो मानव का जो व्यवहार होता है ना उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अब ज़्यादातर उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना है, ठीक है। देखो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों और उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्लियर होगी ये एज इट इज आपने लिखनी है। अगर आप इस तरह का लिख देंगे तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है ये भी 2 मार्क्स का है। गिफन वस्तुएं क्या हैं? उदाहरण दीजिए। गिफन पदार्थ क्या है? गिफन वस्तुएं ऐसी निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। गिफन वस्तुएं, इसको हटा देते हैं। गिफन वस्तुएं ऐसी निम्न कोटि की वस्तुएं, देखो गिफन पदार्थ होते हैं ना वो घटिया पदार्थ होते हैं, जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। अब आपको बताएंगे कि आय प्रभाव ऋणात्मक का क्या मतलब है। देखो बच्चों, वैसे तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है मांग बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है मांग बढ़ती है, जैसे हम यहाँ पर वाई लिख लेते हैं, इनकम लिख लेते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी लिख लेते हैं। तो होता क्या है नॉर्मल में कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी व्यक्ति की तो ज़्यादा मांग करेगा वस्तुओं की, और जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो ज़्यादा मांग करेगा, इस प्रकार से कर्व होता है। लेकिन जो गिफन पदार्थ हैं वो घटिया पदार्थ हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता है उनकी क्वांटिटी कम खरीदता है, कम मात्रा खरीदता है। अब देखिएगा, अब गिफन पदार्थों में जो आय प्रभाव है ना वो ऋणात्मक हो जाता है इस प्रकार से। क्यों? जैसे जैसे आय बढ़ती है वो उनकी मात्रा कम खरीदता है, और जैसे जैसे आय घटती है तो उनकी मात्रा ज़्यादा खरीदता है। यहाँ आप ये देखिएगा कि ये ऋणात्मक है आय प्रभाव। और दूसरा पूछा है आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, कीमत प्रभाव धनात्मक, यानी कि कम कीमत तो कम मांग, ज़्यादा कीमत ज़्यादा मांग, तो ये धनात्मक है। जैसे अब एग्जाम्पल भी पूछा है, इसमें उदाहरण भी दीजिए, तो उदाहरण आपको देना पड़ेगा। जैसे पगडंडी पर बिकने वाला सामान, देखो बच्चों जो पगडंडी पर जो सामान बिकता है, फुटपाथ पर जो बेचने वाले होते हैं आपने देखा होगा, उसमें सस्ती वस्तुएं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वो उन वस्तुओं को कम खरीदता है, और कम आय होती है तो उनको खरीदता है। तो इसका मतलब है कि वो घटिया पदार्थ हैं। अब जैसे मोटे अनाज है, ज्वार बाजरा इत्यादि, तो ये सब क्या है? निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2 मार्क्स का है। सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद, देखो यहाँ क्वेश्चन है सकल, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका क्या अर्थ है? देखो किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। देखो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं पूछा हमसे कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद नहीं पूछा, खाली सकल घरेलू उत्पाद पूछा, तो इसलिए देखो ये बाजार कीमत पर है। अगर जो ये हो गया हमारा GDP एट MP बाजार कीमत पर है। अगर इसमें से हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो ये आ जाएगा कि कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये आ जाएगा GDP एट FC, इस प्रकार से बन जाएगा। वैसे अगर खाली ये पूछा जाए कि भी सकल घरेलू उत्पाद पूछा है तो इसका मतलब वही है कि ये कारक लागत पर है, तो हम क्या करेंगे कि ये पूरा याद करके ये आपने लिखा, 2 मार्क्स का तो है ही, और अगर आपने इतना भी लिखा तो भी ठीक है, और नहीं तो इसमें से अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो भी GDP एट FC आ जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एकाधिकार बाजार की 2 विशेषताएं बताइए। एकाधिकार बाजार की 2 विशेषताएं बताइए, ये भी 2 मार्क्स का है। देखिएगा एकाधिकार बाजार वह होता है जिसमें एक ही विक्रेता होता है, केवल एक विक्रेता होता है, एक,
और पूरे बाज़ार में बहुत सारे क्रेता होते हैं, बेचने वाला एक है। तो यहाँ पर जो एकाधिकार बाजार है उसकी विशेषताएं पूछी हैं। तो देखिए, पहली विशेषता है एकाधिकार बाजार में फर्म कीमत निर्धारक है। जब वो है ही एक तो वो स्वयं ही कीमत को निर्धारित करता है, यानी कि खुद ही कीमत निर्धारित करने वाला होता है, क्योंकि कोई यहाँ पर उद्योग नहीं है जिसमें बहुत सारी फर्में होती हैं। तो फर्म कीमत निर्धारक होती है, अपनी कीमत स्वयं तय करती है। एक ही फर्म है और एक ही उद्योग है। देखो, फर्म ही उद्योग होती है, वहाँ पर एक ही फर्म और एक ही उद्योग वही चीज़ है, तो इसलिए निर्धारक होती है। एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो, एक विक्रेता है, केवल एक विक्रेता है, और वो पूरे बाजार में उसी की वस्तुओं की मांग की जाती है, तो वो कीमत विभेद कर सकता है। दो अलग अलग ग्राहकों से वो अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एकाधिकार की मुख्य विशेषता है। और फर्म कीमत निर्धारक होती है, और इसका कर्व अगर पूछ लिया जाए ना, बाई चांस पूछ लिया जाए, तो वो इस प्रकार से कम लोचदार होता है। AR, ये एकाधिकार बाजार में जो AR है ये कम लोचदार इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन हमारे पास है ये भी 2 मार्क्स का है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे, ये भी 2 मार्क्स का है। बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर है? चालू जमा खाता वह खाता है जिसमें जमाकर्ता जितनी बार चाहे उतनी बार रुपया जमा कर सकता है, कराता है, और कभी भी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है। देखो बच्चों, ये जो चालू जमा खाता ना, ये व्यापारियों के लिए होता है। ये जो व्यापारी लोग हैं ये जितनी बार दिन में चाहें वो जितनी बार जमा कराएं, जितनी बार निकालें, ये चालू जमा खाता होता है, करंट अकाउंट होता है ये। और इस अकाउंट के ऊपर क्या है कि वो ब्याज जो जमा करता है तो उसको ब्याज नहीं मिलता, जमा कराने वाले को ब्याज नहीं मिलता, बल्कि कुछ न कुछ फीस बैंक उनसे वसूल करता है, क्योंकि वो बार बार जाके बैंक में जमा कराते हैं, कभी निकालते हैं, तो इससे फीस ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन उन पर ब्याज नहीं दिया जाता। जबकि बचत खाता लोगों की छोटी छोटी बचतों, यहाँ पर आएगा, गलती से लिखा गया बचतों, छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है। इस खाते में जमाकर्ता द्वारा एक निश्चित मात्रा तक ही रुपया निकलवाया जा सकता है, और जो बैंक हैं वो कुछ ब्याज की दर भी जमाकर्ता को देते हैं। कम ब्याज मिलता है उनके ऊपर, जो FD वगैरह हैं उनसे कम मिलता है बचत खाते पे, लेकिन मिलता है, जबकि चालू खाते में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, छठा क्वेश्चन है, ये हमारा 3 मार्क्स का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम सोल्व करेंगे, ये देखिएगा किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से कुल आय तथा सीमांत आय ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पर ये इकाइयाँ हैं 4, 5, 6, 7, और औसत आय है, यानी कि ये है AR। देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये 6, 5, 4, 3। अब हमें कुल आय यानी कि क्या निकालना है, TR। देखो TR निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनको इकाइयों को, ये जो यूनिट है और जो AR है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिएगा AR इंटू Q हो जाएगा, तो ये TR आ जाएगा। अब देखो 4 6 जा 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, और ये यहाँ पर आ जाएगा 24, और यहाँ पर आ जाएगा 21। ये हो गया हमारा TR। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि MR निकालो। MR कैसे निकालेंगे? तो देखो आपको भी पता है, मैंने पहले भी बताया था, ये पीछे वाली इकाई में से आगे वाला घटाना होता है। वैसे हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही मैं बता रही हूँ। देखिएगा 21 में से 24 जाएंगे और 21 के सामने लिखेंगे MR के लिए, तो 21 में से 24 गया तो हमारे पास आ गया -3, यहाँ पर ये -3 आ जाएगा। 24 में से 25 गया -1 आ गया, 25 में से 24 गया 1 आ गया, और यहाँ कुछ नहीं होता। तो ये हमारा सम्स हमारा निकल गया है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, MR यानी कि सीमांत आय। तो इस प्रकार से हम सम को निकाल लेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी आप इस प्रकार से भी निकाल सकते थे कि यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट, और यहाँ पर लिखेंगे AR, और यहाँ पर फिर TR और MR, इस प्रकार से MR। देखो यूनिट है जैसे 4 5 6 7, 4 5 6 7। AR था हमारा 6 5 4 3, 6
5 4 3 और तो यहाँ पर TR हो जाएगा 6 चौके 24, 5 5 25, यहाँ पर फिर 24, फिर यहाँ 21 यानी कि 21। अब देखो पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, हमने बनाना ऐसे ही है पेपर में, जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पर। 21 में से 24 गए -3, 24 में से 25 गए -1, 25 में से 24 गया 1 और यहाँ पर ये, इस प्रकार से हमारा सम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित कीमत क्या है, यह कैसे निर्धारित होती है। देखो बच्चों, संतुलित कीमत, संतुलित कीमत, संतुलन कीमत या संतुलित कीमत एक ही बात होती है। तो देखो, संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है, अर्थात क्रेताओं और विक्रेताओं का क्रय विक्रय एक दूसरे के बराबर होता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का है। तो देखो, संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस पर मांग तथा पूर्ति बराबर होती है। इसको मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको। देखो बच्चों, ये आपको बनानी है एग्जाम में। ये क्या है, मांग है, ये बाजार मांग है, और ये क्या है, पूर्ति है। तो ये जो जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे के बराबर है, ये प्राइस है, ये संतुलन कीमत है, ये संतुलन मात्रा है। अगर पेपर में आ जाए कि संतुलन मात्रा क्या है, कि जिस कीमत पर कुल मांग और कुल पूर्ति यानी कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हैं, तो ये संतुलन बिंदु है। तो ये है संतुलन कीमत। देखो, उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस पर मांग तथा पूर्ति बराबर होती है, ये ई बिंदु है, इसके सामने जो कीमत है ये संतुलन कीमत है। देखिएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। तो देखेंगे मुद्रा के मुख्य कार्य। देखो बच्चों, जो प्राथमिक कार्य होते हैं ना, उन्हीं को मुख्य कार्य कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, कुछ कार्य गौण होते हैं, कुछ आकस्मिक होते हैं। तो हमने यहाँ पर मुख्य कार्य पूछा गया, तो पहले जो 2 कार्य दे रखे ना, वो आपने याद करने हैं और समझने हैं। देखिएगा, मुद्रा के मुख्य कार्य बताइए। ये भी 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स के हिसाब से हम लिखेंगे। विनिमय का माध्यम। देखो, विनिमय के माध्यम का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति मुद्रा के बदले में अपनी वस्तुओं को बेचता है और फिर मुद्रा की सहायता से ही किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी वस्तुओं को खरीदता है। देखो, इसका मतलब क्या होगा, पहले कमोडिटी, फिर M मुद्रा मनी, और फिर कमोडिटी CMC। देखो बच्चों, पहले जो इकोनॉमी थी ना, जब वस्तु विनिमय था, तो ये CC इकोनॉमी थी, CC, कोमोडिटी के बदले में कोमोडिटी। अब आप सोच रहे होंगे ये कोमोडिटी क्या है। कोमोडिटी का मतलब है वस्तुएं। इकोनॉमिक्स की भाषा में वस्तुओं को अंग्रेजी में कोमोडिटी बोलते हैं। तो कोमोडिटी के बदले में कोमोडिटी आती थी जब वस्तु विनिमय था। और अब क्या है, विनिमय का माध्यम का मतलब पहले कोमोडिटी होती है, हम उसको बेच करके मुद्रा प्राप्त करते हैं और मुद्रा के बदले में फिर हम कोमोडिटी प्राप्त करते हैं। तो CMC इकोनॉमी होती है ये। विनिमय का माध्यम क्लियर हो गया। अब है मूल्य का मापदंड। देखो, मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापा जा सकता है। पहले ये मापना बहुत मुश्किल होता था, कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास गाय हैं और एक व्यक्ति के पास बकरियां हैं, तो कितनी बकरियों के बदले में कितनी गायें आएंगी, ये मापना बड़ा मुश्किल काम था। तो इसमें क्या हो गया कि भी अब आसान हो गया है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 कार्य हमने बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मांग क्या है, इसके मुख्य घटक कौन से हैं। देखो बच्चों, कुल मांग क्या है, कुल मांग एग्रीगेट डिमांड, इसके मुख्य घटक निर्धारक तत्व। देखो, कुल मांग आ जाए या समग्र मांग आ जाए, अगर ये इस प्रकार से आ जाए ना समग्र मांग, तो भी वही है, घबराना नहीं है। समग्र मांग भी आ जाए तो भी हमने ऐसे ही करना है। कुल मांग से अभिप्राय है किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग से है, टोटल डिमांड से है। समग्र मांग के मुख्य 4 घटक हैं, घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, निवेश और निवल निर्यात, ये 4 घटक हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन या भुगतान शेष भी आ जाए तो वो भी वही मतलब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बच्चों, वैसे तो ये हमारा कटवा रखा था, लेकिन फिर भी बोर्ड ने अगर दिया है तो हमें कराना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। करा देते हैं, बिल्कुल आसान है। तो देखिएगा, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन का संबंध किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए
सभी आर्थिक लेन देन, देखिए यहाँ पर आर्थिक लेन देन के लेखांकन के रिकॉर्ड से है, लेखांकन के रिकॉर्ड से, लेखा जोखा है। देखो एक देश एक्स देश है, उसका वाई देश से जितनी भी लेनदारियाँ और जितनी भी देनदारियाँ हैं उन सब का लेखा जोखा होता है। तो देखो भुगतान शेष में, भुगतान शेष या भुगतान संतुलन के आर्थिक सौदे निम्नलिखित हैं। एक तो होती है दृश्य मदें, इसमें क्या होता है वस्तुओं का आयात और निर्यात दूसरे देशों के साथ। अदृश्य मदें में होता है सेवाओं का आयात और निर्यात। और पूंजी अंतरण में होता है एक देश से जो पूंजी है वो दूसरे देशों में जाए और दूसरे देशों की पूंजी भारत में या अपने देश में आए, तो इसको बोलते हैं पूंजी अंतरण। तो ये आर्थिक सौदे, हमने कहा था आर्थिक लेन देन है, आर्थिक सौदों की बात की थी, तो ये आर्थिक सौदे ये होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये भी 3 मार्क्स का है बच्चों। इसको इसी प्रकार से आपने लिखना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना कि दृश्य मदें क्या होती हैं, जो दिखाई देती हैं वस्तुएं होती हैं, अदृश्य मदें सेवाएं होती हैं, पूंजीगत अंतरण पूंजी होती है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, अब हमारे आगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 11वां जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, ये 5 नंबर का है। मांग वक्र क्या है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, आपने बड़े ध्यान से समझना है इसको। तो देखिएगा मांग वक्र क्या है। देखो बच्चों मांग वक्र क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा बनाकर भी आपको दिखाएंगे। देखो ये है मांग वक्र, ये मांग वक्र है, डिमांड कर्व। अब ये ऋणात्मक ढलान है। अब हम देखेंगे, देखिएगा मांग वक्र क्या है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। मांग वक्र क्या है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो देखो मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। अब मांग अनुसूची क्या होती है ये भी बताएंगे आपको। देखो मांग वक्र किसी दिए हुए समय में मांग के अन्य निर्धारक तत्वों के शिथिल रहने पर, देखो जैसे हम बताते हैं मांग के नियम की अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों और मांगी गई विभिन्न मात्राओं के मध्य के संबंध को प्रकट करता है। अब हम इसको आप बनाकर दिखाएंगे। देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। देखो बच्चों मान लीजिए ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच में कीमत 10 रुपये है, 20 है, 30 है, 40 है। मांग अगर 10 रुपये कम कीमत है तो मांग 4 है, फिर ये 3 है, 2 है, 1 है। देखिएगा यहाँ पर ये केजी में है और ये प्राइस में है। देखो कीमत 10 रुपये कीमत पर 4 मात्रा मांग कर रहा है, 4 केजी की, मैं यहाँ पर केजी लिखूँगी, और 20 रुपये पर 3 की, और 30 पर 2 की, और 40 पर 1 की। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है मांग कम हो रही है। तो ये जो अनुसूची बोलते हैं इसको, अनुसूची है, इस अनुसूची का ही रेखा चित्रीय प्रदर्शन होता है मांग वक्र। इस अनुसूची को ही का ही जो रेखा चित्रीय जो प्रदर्शन है वही क्या है, इसी को अनुसूची बोलते हैं, उसी को हम मांग वक्र कहते हैं। अब कहता है कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, इसके क्या कारण है। देखिएगा मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, ये इस प्रकार से क्यों होता है, क्या कारण है। तो देखिएगा पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का लागू होना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने ये क्वेश्चन ये हेडिंग लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। देखिए अगर आप ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं पेपर में तो हेडिंग लिखोगे, भले ही आप ब्लैक पेन से लिखो अगर ब्लू पेन का यूज कर रहे हो, या फिर ब्लू पेन से लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको अंडरलाइन करेंगे और फूटा अपना साथ लेकर जाएंगे जो स्केल है, और उससे 2 बार अंडरलाइन करेंगे तो आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, इफेक्टिव रहेगा। तो नंबर लेने का भी तरीका यही होता है कि टीचर नंबर देता नहीं, टीचर से नंबर छीनने पड़ते हैं। उसका क्या कारण है, क्योंकि टीचर देखता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया कि वो नंबर देगा। तो देखिएगा पहला है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का लागू होना। आप इसको लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसका क्या अर्थ है, देखो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदी जाती हैं उसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। देखो बच्चों जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम ले रहे हैं, आप आइसक्रीम ले रहे हैं, और जो आइसक्रीम है, पहले आइसक्रीम आपने खाई, आपको ज़्यादा संतुष्टि मिली, दूसरी खाई
उससे थोड़ी सी कम मिली, तीसरी खाई और कम मिली, चौथी खाई और कम, पाँचवीं में आप मना कर देते कि अब हम नहीं लेंगे, जीरो यूटिलिटी मिल रही है। तो उससे क्या होगा कि आप जितनी उपयोगिता कम होगी उसके पैसे भी कम देने के लिए तैयार होंगे, इसीलिए आप कम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है सेकंड जो रीजन है कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। दूसरा कारण मैं बता देती हूँ आपको, वस्तु के विभिन्न उपयोग, ये भी आपने अंडरलाइन करना है दो बार। प्राय ऐसा देखने में आता है कि कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चना है, देखो बच्चों चने के हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। दूध है, दूध के भी बहुत सारे प्रयोग, बिजली के भी बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। देखो दूध है, जैसे दूध से हम पनीर बना सकते हैं, दूध से हम दही बना सकते हैं, दूध से हम घी भी बना सकते हैं, और दूध से हम मिठाई बना सकते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग हैं, और बच्चों को भी पिला सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। लेकिन अगर दूध महंगा होगा तो हम ज़्यादा ज़रूरी वस्तुओं के लिए, सामान के लिए, ज़्यादा ज़रूरी जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होगी वहाँ पर दूध का प्रयोग करेंगे। अगर कम आवश्यकता की जगह पर हम दूध का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत महंगा है। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी हम देंगे भाई बच्चे को, कि बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है। मिठाई बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा महंगा होगा तो कम खरीदेंगे, और सस्ता होगा तो ज़्यादा खरीद लेंगे। अनेक प्रयोग, यही कारण है कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। जो मांग वक्र का ढलान है वो ऋणात्मक होता है। अब देखिएगा, बिजली का उपयोग खाना बनाने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए किया जा सकता है। यदि बिजली की कीमत अधिक होगी तो उसका प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्य अर्थात खाना बनाने के लिए ही किया जाएगा। नेक्स्ट इसका कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य है जब कोई वस्तु अपनी प्रतिस्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, और एक वस्तु सस्ती होगी। अगर एक वस्तु सस्ती होगी, प्रतिस्थापन, या वाई वस्तु है ये महंगी है, इसकी कीमत ज़्यादा, तो हम एक्स वस्तु का ज़्यादा खरीदेंगे। अगर एक्स वस्तु महंगी होगी तो हम वाई वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे। तो देखिएगा, ऐसी दशा में उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। यही कारण है कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कारण है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से क्रेता की वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है, और जब वास्तविक आय बढ़ जाती है या परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगे की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को भी आय प्रभाव कहते हैं। ये कैसे, ये भी बताएंगे आपको। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एप्पल खरीदने के लिए मार्केट जाता है, और एप्पल का रेट है 100 रुपये, 100 रुपये की 1 किलो है, तो वो खरीदने के लिए जाता है। तो वहाँ मार्केट में जाके पता चला कि एप्पल आ रहे हैं 50 रुपये के, तो वो क्या करेगा कि 2 किलो खरीद लेगा। पहले वो 1 किलो खरीद रहा था, देखो जब 100 रुपये कीमत थी, यहाँ पर हम 100 रुपये कीमत करेंगे, तो वो 1 kg खरीद रहा है। और जब 50 रुपये की कीमत है तो वो क्या कर रहा है, 2 kg खरीद रहा है। तो देखो इस प्रकार से मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। ये देखा आपने, तो ये भी कारण है। तो ये थे मांग वक्र के ढलान के ऋणात्मक होने के क्या कारण हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। ये 5 मार्क्स का नंबर है, 4 हमने पॉइंट दिए हैं इसके, और एक हमने ये बताया कि मांग वक्र क्या होता है। तो ये हमारा बिल्कुल 5 मार्क्स, अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे, डायग्राम जरूर बना देना ये मांग वक्र का, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके 2 पार्ट हैं। जो दूसरा पार्ट है उसको मैं क्वेश्चन पेपर से ही करा दूंगी अभी, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिया है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अल्पकाल में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि। देखो बच्चों, जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उसमें एक होता है सीमांत विधि, एक होता है कुल आगम, TR एंड TC, कुल आगम और कुल लागत विधि होती है, और एक होती है सीमांत विधि की व्याख्या करें फर्म के संतुलन की। देखो बच्चों, सबसे पहले तो फर्म के जो संतुलन की ना, यहाँ पर सीमांत विधि की बात आ रही है, तो यहाँ पर 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है संतुलन की MC = MR। दूसरी शर्त जो है वो है MC MR को नीचे से काटे, MR को नीचे से काटे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट बहुत अच्छे से इसकी वीडियो बना रखी है, और उसका जो लिंक है ये मैं आपको दे रही हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगी, तो ये आप वहाँ से देखें। उसमें दोनों विधियों का वर्णन है, TR और TC, कुल आगम कुल लागत विधि भी है, और ये सीमांत विधि भी है। तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप उस लिंक पर जाएं, इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 13वां,
यानी कि 13th क्वेश्चन हमारे पास है। जो 12वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे अथवा वाला, उसको मैं पेपर से कराऊंगी, क्वेश्चन पेपर से अभी बैक जा करके। 13वां क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि की व्याख्या करें। तो देखो बच्चों ये क्या है, किस प्रकार से है। व्यय विधि वह विधि है जिसकी सहायता से एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। देखो ध्यान से दोबारा से, व्यय विधि वह विधि है, इतनी बात आपने लिखी, जिसकी सहायता से एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर, देखो ये भी बिल्कुल ध्यान देना है कि जो व्यय विधि से जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएंगे तो वो बाजार कीमत पर होगा, क्योंकि व्यय तो हम बाजार में करते हैं, और सकल होगा और बाजार कीमत पर होगा। सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए, जितना भी घरेलू उत्पादन होता है उस पर जितना भी व्यय होता है उसको मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के समान होता है और ये अंतिम व्यय को मापा जाता है। तो इतना हमने लिखना है व्यय विधि के बारे में कि ये व्यय विधि क्या है। अब हम बताएंगे व्यय विधि के कदम। पहला कदम, व्यय विधि के कदम, अंतिम व्यय, यहाँ पर व्यय आएगा, अंतिम व्यय, ये व्यय आएगा, अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान। अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान। देखो जो अंतिम व्यय करते हैं वे कौन सी इकाइयाँ हैं। एक है परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। एक है उत्पादक क्षेत्र, जो फैक्ट्री उद्योग, विनिर्माण उद्योग हैं, ये सब उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्पादक क्षेत्र में खेती बाड़ी भी आ जाती है, ठीक है, वो भी उत्पादन करते हैं, जैसे अनाज का उत्पादन करते हैं। परिवार क्षेत्र है, ये उत्पादक क्षेत्र है, ये सब व्यय करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है सरकारी क्षेत्र। सरकार भी खर्चा करती है, सार्वजनिक क्षेत्र में खर्चा करती है, सार्वजनिक निर्माण पर खर्चा करती है, सार्वजनिक कल्याण पर खर्चा करती है, तो सरकार भी बहुत सारे खर्चे करती है। एक है शेष विषय क्षेत्र, दूसरे देशों में भी हम आयात और निर्यात करते हैं तो वो भी खर्चा होता है वहाँ पर। तो ये पहला कदम था। अब है दूसरा कदम, अंतिम व्यय का वर्गीकरण। अंतिम व्यय हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो ये इसके पॉइंट हम लेंगे। अंतिम व्यय के भी 2 पार्ट हैं, अंतिम उपभोग व्यय और अंतिम निवेश व्यय। अंतिम उपभोग व्यय हम कहाँ करते हैं, तो देखो निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो निजी तौर पर जो व्यक्ति, निजी क्षेत्र के लोग उपभोग पर व्यय करते हैं। देखिएगा हम सब परिवार वाले निजी क्षेत्र के हैं, तो हम सब अपना उपभोग के ऊपर व्यय करते हैं, खाने पीने के ऊपर व्यय करते हैं, कपड़े पहनने के ऊपर व्यय करते हैं, वो सारा व्यय आता है इसमें। और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय सरकार भी खर्च करती है। सरकार भी देखो सार्वजनिक कल्याण के लिए, स्कूलों में मिड डे मील का खाना बनाने के लिए, जो मिलिट्री है, जो फोर्स है, उनके लिए भी खाना बनता है, तो उनका भी उपभोग के ऊपर, वर्दी है, जो भी है, तो उसके ऊपर सरकार भी उपभोग के ऊपर व्यय करती है और निजी क्षेत्र भी उपभोग के ऊपर व्यय करता है। अब है अंतिम निवेश व्यय, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। देखो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण के ऊपर भी व्यय होता है, ये निवेश व्यय है। और स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक यानी कि वर्ष के लास्ट में जो स्टॉक होता है, और माइनस में प्रारंभिक स्टॉक, ये होता है स्टॉक में परिवर्तन। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक स्टॉक, कि भाई स्टॉक में परिवर्तन का सूत्र बताइए, तो अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। एक फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे शुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात। भाई विदेशों में हम कुछ निर्यात करते हैं और कुछ आयात करते हैं, उन दोनों का अंतर। फिर है अगला कदम हमारा, हम देखेंगे इसमें तीसरा कदम, अंतिम व्यय की गणना। अंतिम व्यय की गणना करने के लिए विभिन्न घटकों को जोड़ दिया जाता है। ये जितने भी घटक थे ना भाई, अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम भोग व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात, इन सब को जोड़ देंगे तो क्या होगा कि भी अंतिम व्यय की गणना आ जाएगी, क्योंकि टोटल कितना खर्च हुआ, सभी घटकों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम करेंगे राष्ट्रीय आय का अनुमान, वो कैसे लगाया जाएगा। देखो अंतिम व्यय के योग से बाजार कीमत पर, ये याद रखना, हमेशा व्यय विधि के द्वारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कैसे होगा ये हम बताएंगे। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर है निजी अंतिम उपभोग व्यय जमा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये हमने पीछे किए थे,
जमा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। देखिएगा ये सम्स भी इससे संबंधित आ सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, या तो आप अकेला सकल घरेलू पूंजी निर्माण लिख दो, या फिर सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण के बराबर होता है। जमा शुद्ध निर्यात या निवल निर्यात भी हम इसको लिख सकते हैं। इन सब को जोड़ देंगे तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। अगर इसका हमने कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है तो क्या करेंगे कि हम इसमें से, देखो ये आ जाएगा हमारे पास GDP आ जाएगा। इसमें से हम निट घटा देंगे, NIT निट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो ये आ जाएगा कारक लागत पर। यह आ जाएगा हमारा कारक लागत पर, और कारक लागत पर आ जाएगा तो इसके बाद सकल है और इसमें से हम डेप्रीसिएशन भी घटाएंगे। डेप्रीसिएशन यानी कि मूल्यह्रास घटा देंगे। मूल्यह्रास जब घटा देंगे तो ये हमारे पास शुद्ध आ जाएगा घरेलू उत्पाद। क्या आ जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये आ जाएगा कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, और इसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़ देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नफिया, नेट फैक्टर इनकम या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगी? राष्ट्रीय आय। क्योंकि ये विधि जो थी ना, ये राष्ट्रीय आय को मापने की विधि थी, यानी कि ये हमारी आ गई राष्ट्रीय आय। तो इस तरह से आपने निकाल ली राष्ट्रीय आय। ये हमारा क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर का है तो 5 नंबर में हमने इतना लिखा। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी सावधानियां भी बताएंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि भी क्या क्या सावधानी हमने रखनी है। तो देखो सावधानियां क्या है व्यय विधि की। पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, और मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए व्यय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो बच्चों ये थी सावधानियां, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के हमारे कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं पीछे, सम्स रह जाते हैं, मैं वो करा देती हूँ पेपर में से। हम पीछे चलते हैं, क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं लास्ट में, बिल्कुल शुरुआत जैसे हमने क्वेश्चन पेपर की थी। अब बताएंगे आपको। अभी आप देखेंगे, देखिए जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर था, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 13वां जो क्वेश्चन नंबर है, और इसका हम एक्स्ट्रा देखेंगे। ये है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको सोल्व कराऊंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो ये देखिएगा, यह क्वेश्चन क्या है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP निकालो आप। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जैसे ही डाटा हमें दिए होते हैं, हमें ये देखना है कौन सी विधि से निकलेगा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, स्वरोजगार व्यक्तियों से मिश्रित आय, प्रचालन अधिशेष। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की मिश्रित आय और प्रचालन अधिशेष, ये तो आय विधि के घटक हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। अब सकल पूछा है तो मूल्यह्रास भी जोड़ेंगे, यानी कि स्थायी पूंजी के उपभोग जो है, इसका मतलब होता है मूल्यह्रास, इसको भी जोड़ेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और बाजार कीमत पर है तो भाई शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी जोड़ेंगे, ये भी हम जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये भी, ये सारे जुड़ेंगे। लेकिन इसने पूछा है हमसे कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें, GDP की। तो भाई इसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय नहीं जुड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय आय पूछी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको जोड़ लेंगे। देखिएगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि हम क्या करेंगे 1 से लेकर 5 तक जोड़ेंगे। हम देखो यहाँ हम लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP एट MP, पहला जमा दूसरा जमा तीसरा जमा चौथा और जमा 5वां। अब इसमें हमारा क्या क्या आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले हमने लिया 700, फिर अब आप देखेंगे 700 यही रहा, देखो ये यहाँ पर है हमारा 700 कर्मचारियों का पारिश्रमिक, फिर 200, 500, 50, देखो फिर 200, फिर 500, ये 200 है, जमा 50, देखिए 1 2 3 4 हमारा हुआ है। अभी 5वां क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जमा 120, जमा 120। अब हमारा कितना आ गया,
अब हमने इन सबको जोड़ा तो ये आ गया 1570। अब ये देखिएगा, देखो 700 और 200 900 और 5 1450, 1550 1570 आ गया। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है बच्चों, रुपीज़ करोड़ में है ये, अपने रुपीज़ करोड़ में है, तो आपने भी उत्तर में यही लिखना है 1570 रुपीज़ करोड़ रुपीज़, करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो ये हमने ये सम्स क्लियर किया। इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, और वो क्वेश्चन क्या था, वो था क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा। ये भी हम यहीं पर क्लियर कराएंगे आपको। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और आसान भी है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन लिखने की बजाय तो ये ज़्यादा आसान है, लेकिन आपका एक शर्त है, ये ठीक होना चाहिए बिल्कुल। तो देखिएगा, यदि एक खिलौने की कीमत 4 रुपये है, देखो यहाँ पर, तो उत्पादक 8 खिलौने प्रतिदिन पूर्ति करता है। देखिएगा, कीमत 4 है और सप्लाई है 8। यदि खिलौने की कीमत 5 रुपये प्रति खिलौना हो जाती है तो उत्पादक 10 खिलौने बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर सप्लाई फिर 10 हो गई, तो खिलौनों की पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करें। देखो यहाँ पर मांग की कीमत लोच नहीं है, पूर्ति की कीमत लोच है। तो इसका सूत्र लिखेंगे हम सबसे पहले। तो पहले देखो, पूर्ति की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी ओब्लिक क्यू, और ये गुणा। यहाँ पर माइनस का निशान नहीं आएगा क्योंकि पूर्ति में और कीमत में सीधा संबंध होता है। अब हम देखेंगे खिलौने की कीमत 4 रुपये, तो बच्चों P है 4, P1 है, बाद में कितनी कीमत होगी थी 5, और डेल्टा P हमारे पास आ गया 5 माइनस में 4 यानी कि 1। अब डेल्टा क्यू, क्यू पहले हमारे पास था 8, Q1 आ गया 10, और डेल्टा क्यू क्या आ गया, 10 में से 8 गया 2। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब आप देखेंगे कि फॉर्मूले में हम इस क्वेश्चन को पुट कर देंगे तो पूर्ति की लोच आ जाएगी। देखो बच्चों, डेल्टा क्यू 2, डेल्टा पी 1, पी हमारा है 4 और क्यू कितना है 8। अब हम इसको काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा, तो 1/1 यानी कि 1। देखो, पूर्ति की जो लोच है वो इकाई के बराबर लोचदार है। हम क्या लिखेंगे, इकाई के बराबर। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा, ऐसे आपने लिखना है। ठीक है, तो ये सम्स भी हमारा हो गया। 12वें का जो था वो अथवा वाला भी हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर, अब ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमने करा दिया था लेकिन इसका अथवा नहीं कराया था। तो मांग की कीमत लोच को मापने की अनुपातिक विधि की व्याख्या करें। देखो, ये अथवा में है लेकिन हम यहाँ पर सोल्व कराएंगे। देखो बच्चों, मांग की कीमत लोच को मापने की अनुपातिक विधि की व्याख्या करें। तो देखो, जो अनुपातिक विधि है इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो देखो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इस अनुपातिक विधि का दूसरा नाम भी हो सकता है प्रतिशत विधि। तो हम लिखेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और ऊपर आ जाएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन, या मांगी गई मात्रा में, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। और इसका जो सूत्र होगा वो आपने जरूर लिखना है। और वो किस प्रकार से आप सूत्र लिखेंगे, देखो बच्चों, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी बटा क्यू, और यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों, ये जो पूरी जो क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच को मापने की अनुपातिक विधि, ये मैंने वीडियो इसकी अलग से बना रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है ये लेसन, ये जो पार्ट 1 है इस क्वेश्चन पेपर का, और ये बिल्कुल अच्छे से तुम करके आओगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।